फ्रेंड, इंडिया जी के मास्टर में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जान रहे हैं कि आप लोगों के लिए मैं डेली प्रैक्टिस सेट लाता हूं। जैसे कि जो आने वाली प्रतियोगिता परीक्षा जो होने वाली है, सह शिक्षक विकास पदाधिकारी बीओ की बहाली जो होने वाली है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, और एक होने वाली है सह शिक्षा विकास पदाधिकारी। ये परीक्षा जो होने वाली है उन्हीं को देखते हुए मैं आप लोगों के लिए डेली एक वीडियो देता हूं जो प्रैक्टिस सेट होती है। आज का प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए लाए हैं सामान्य विज्ञान। कौन सा प्रैक्टिस सेट होगा? सामान्य विज्ञान का प्रैक्टिस सेट होगा। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में होगा था सामान्य विज्ञान से संबंधित पूछे गए प्रश्नों का 40 अभ्यास सेट। मैं आप लोगों को 40 अभ्यास सेट डेली एक वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा। आप देख सकते हैं इस वीडियो में कितना 40 सेट आपको मैं डेली आपको दूंगा, जो आंसर भी और डिस्कशन सहित होगा। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। यह प्रतियोगिता परीक्षा जितनी भी आने वाले हैं आगामी, उसमें बहुत ही काम आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन यानी सेट यानी अभ्यास सेट है ना, अभ्यास सेट 1 देख लीजिए। पहला क्वेश्चन होगा सेट नंबर 1 का पहला क्वेश्चन होगा कि अंडे में कौन सा विटामिन लगभग नहीं पाई जाती है। आप लोग आंसर का जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, कौन होगा इसका आंसर का जवाब आप लोग दीजिएगा। यानी कह रहा है कि अंडे में कौन सी विटामिन लगभग नहीं पाई जाती है, तो आंसर का आप लोग जवाब दीजिएगा। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा विटामिन सी। इसका थोड़ा सा मैं डिस्कशन देख लेता हूँ। विटामिन सी के कमी से अस्कर्विक रोग होती है। क्या होती है? तो अस्कर्विक रोग होती है। विटामिन सी के कमी से अस्कर्विक रोग होती है। अस्कर्विक रोग कहने का मतलब है कि विटामिन सी की कमी से अस्कर्विक रोग होती है, जिसमें मसूड़ों का सूजन हो जाती है। किसका सूजन हो जाती है? मसूड़ों में, है ना, मसूड़ों में सूजन हो जाना, है ना, मसूड़ों में सूजन हो जाना विटामिन सी के कमी से होती है, जिसको हम लोग पायरिया रोग बोलते हैं। देखिएगा आप लोग कि ब्रश करते समय अगर आपके मसूड़े से ब्लड आती है तो आप समझ जाइएगा कि आपको विटामिन सी की कमी हो गया, जिसको पायरिया रोग बोलते हैं। क्वेश्चन आएगा कि पायरिया रोग किस विटामिन की कमी से होती है, तो क्या बतलाइएगा? विटामिन सी। आपको विटामिन सी प्राप्त करने के लिए कहाँ से प्राप्त हो जाएगा? तो खट्टे फलों में। कहाँ प्राप्त होगा? तो खट्टे फलों में आपको विटामिन सी मिलेगा। खट्टे फलों में आपको विटामिन सी प्राप्त होगा। जैसे आप नींबू में देख सकते हैं खट्टे पाया जाता है, विटामिन सी हो जाएगा। नींबू हो गया, संतरा हो गया, क्या हो गया? संतरा हो गया, है ना, मौसमी हो गया, कौची हो गया? मौसमी, है ना, ये सभी में विटामिन सी पाई जाती है। विटामिन सी के कमी से होने वाले रोग को अस्कर्विक रोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्कर्विक, है ना, स्कॉर्विक रोग, है ना, स्कॉर्विक रोग कहा जाता है। विटामिन सी के कमी से होने वाले रोग को स्कॉर्विक रोग कहा जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? हम तारों को टिमटिमाते हुए देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि हम तारों को टिमटिमाते हुए देखते हैं। चलिए अच्छा से कर देते हैं क्वेश्चन को। आप देखिएगा यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि हम तारों को टिमटिमाते हुए देखते हैं। इसका ऑप्शन बतला देते हैं। होगा था प्रकाश के परिवर्तन के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के परिवर्तन के कारण, प्रकाश के विवर्तन के कारण, उपयुक्त हो गया था सभी कारणों के कारण। इनमें से कौन है? जिसका जवाब आप लोग सही कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दूसरा का जवाब हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। यानी तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। याद रखिएगा, आंसर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आती है, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, जहाँ पे जरूरत पड़ेगा वहाँ पे मैं आप लोगों को डिस्कशन कर दूंगा। आगे देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सबसे अधिक ज्वलनशील है। यह क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सबसे अधिक ज्वलनशील है? यानी रुई हो जाएगा, नायलॉन हो जाएगा, ऊन हो जाएगा और डिम हो जाएगा रेशम। यानी कौन है जो सबसे अधिक ज्वलनशील है? इसका आंसर का जवाब आप लोग दीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा नायलॉन। यानी इस कहने का मतलब है कि कौन सा पदार्थ हो गया जो अधिक ज्वलनशील है, तो क्या बतलाइएगा? नायलॉन जो सबसे हो गया था अधिक ज्वलनशील है। चलिए इनको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। नायलॉन, है ना, इसको हम लोग देख लेते हैं। नायलॉन जैसे कहने का मतलब है हो गया था न्यूयॉर्क शहर है ना, न्यूयॉर्क हो गया था, न्यूयॉर्क एक शहर है, न्यूयॉर्क एक शहर है जो NY है ना, NY
है ना, और लंदन, क्या लंदन, है ना, लंदन, ये दोनों को यानी LON यानी ये दोनों को मिला करके नायलॉन बना है ना। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ऐसे आकाशीय पिंडों, है ना, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो ऐसे आकाशीय पिंडों जो ग्रहों से बहुत छोटे होते हैं लेकिन उनकी कक्षाएं मंगल और बृहस्पति के बीच होती है, क्या कहते हैं उसे, आप बतलाइएगा, आंसर का जवाब दीजिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर मैं फिर पढ़ देता हूँ, चौथा का क्या है कि ऐसे आकाशीय पिंडों को जो ग्रहों से बहुत छोटे होते हैं लेकिन उनकी हो गया था जिनकी कक्षाएं मंगल और बृहस्पति के बीच होती हैं, कहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो एस्टेरॉयड कहा जाता है, होगा तो कॉमेट्स कहा जाता है, मीटर्स कहा जाता है और मीटियोराइट्स कहा जाता है। इसका आंसर का आप लोग जवाब दीजिएगा। चौथा का आंसर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा, एस्टेरॉयड हो जाएगा। चौथा का आंसर क्या हो जाएगा, एस्टेरॉयड हो जाएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि सूती और ऊनी, है ना, सूती और ऊनी होगा था रेशों को अंतर ज्ञात किया जा सकता है, यानी कहने का मतलब है सूती और ऊनी रेशों को अंतर ज्ञात किया जा सकता है। ए में हो जाएगा होगा था छू करके, बी हो जाएगा जला करके, और सी हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड से प्रक्रिया करके, एन होगा था H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल से प्रक्रिया यानी क्रिया करवा करके। कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर का आप लोग जवाब दीजिएगा, है ना। पाँचवा का आंसर हो जाएगा, आप लोग जवाब दीजिए, पाँचवा का आंसर हो जाएगा जला करके। इसको आप अंतर देख सकते हैं सूती और ऊन में। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि बर्फ पर दबाव बढ़ने से उनका गलना क्या हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन को अच्छा से समझ लीजिए। बर्फ पर दबाव बढ़ने से उसका गलना क्या हो जाएगा, ये हो गया था घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपवर्तित रहेगा, शून्य हो जाएगा, यानी क्या होगा, तो इसका आंसर का आप लोग जवाब दीजिएगा। 6 का आंसर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा, ए, घट जाएगा। आगे देखिएगा होगा था 7 का क्वेश्चन होगा था सूर्य उगते समय और डूबते समय लाल क्यों दिखाई पड़ती है, होगा था सूर्य उगते समय और डूबते समय लाल दिखाई क्यों पड़ती है, तो इसका आंसर आप जवाब दीजिएगा। होगा था विकिरण के कारण, जल वाष्प के कारण, धूलकण के कारण, प्रकीर्णन के कारण। कौन हो जाएगा, इसका आंसर का आप लोग जवाब दीजिएगा। 7 नंबर आंसर का हो जाएगा, 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण, यानी कहने का मतलब है सूर्य उगते समय और सूर्य डूबते समय हो गया था लाल दिखाई पड़ता है, वो किसके कारण, तो प्रकीर्णन के कारण। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, होगा था घरों में विद्युत यंत्र जोड़े जाते हैं, है ना, यानी क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, तो कह रहा है कि घरों में कह रहा है कि विद्युत होगा तो संयंत्र जोड़े जाते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं, समानांतर क्रम में, मिश्रित क्रम में जोड़े जाते हैं, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर का जवाब आप लोग दीजिएगा, यानी घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं वो है समानांतर, होगा था समानांतर श्रेणी में, है ना। समानांतर श्रेणी कहने का मतलब है कि आप लोग हम लोग घर में जो लगाते हैं स्विच के माध्यम से ही यानी अनेक अलग अलग हम लोग स्विच से अलग अलग बल्ब को बुताते हैं, लेकिन यही आपको शादी में कौन सी श्रेणी में जोड़ा जाता है, तो वो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, क्योंकि एक बार में सारा लाइट चला जाता है, इसीलिए उसको श्रेणी क्रम में शादी के लाइट को जोड़ा जाता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर लोहे में जंग लगना एक क्या है, लोहे में जंग लगना भौतिक प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया, सामान्य प्रक्रिया, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा लोहे में जंग लगना क्या है, तो क्या बतलाइएगा, आंसर हो जाएगा रासायनिक प्रक्रिया, है ना, लोहे में जंग लगना रासायनिक प्रक्रिया। आगे देखिए केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है, केतली में क्वेश्चन नंबर 10 है कि केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है, होगा था चालन का, होगा था कंडक्शन का, संवहन होगा था कन्वर्सन का, विकरण होगा था रिडक्शन का, और संघनन हो गया था कंडक्शन का। कौन हो जाएगा, इसका आंसर का आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा बी, संवहन, यानी केतली में पानी का गर्म होने का उदाहरण है। आपसे क्वेश्चन आएगा केतली में पानी गर्म करने का उदाहरण क्या है, तो संवहन विधि के द्वारा गर्म होती है केतली में पानी। आगे देखिएगा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी से होती है, कुपोषण से होगा था सबसे अधिक किसके कमी से होती है, कहने का मतलब है कि कुपोषण सबसे अधिक किसके कमी से होती है, विटामिन के कमी से, कार्बोहाइड्रेट की कमी से, विटामिन सी के कमी से, प्रोटीन की कमी से। मैं आपको ऑप्शन फिर से बता देता हूँ, विटामिन ए की कमी से, कार्बोहाइड्रेट की कमी से, विटामिन सी की कमी से, डी और प्रोटीन की कमी से कुपोषण किसके कारण होती है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब हो जाएगा प्रोटीन की कमी से कुपोषण
होती है, जो बच्चों में होती है कुपोषण। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, कह रहा है उस कथन को छाटिए, होगा था उस कथन को छाटिए जो असत्य है, होगा था सत्य नहीं है। कहने का मतलब है कि उस कथन को छाटिए, छाटा जा होगा था जो सत्य नहीं है। कौन सा आंसर बतलाइएगा आप लोग। किसी वस्तु का द्रव्यमान हर स्थान पर समान होती है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उस वस्तु के होगा था भार को प्रभावित करती है। किसी वस्तु का भार होगा था गुरुत्वाकर्षण बल से प्रभावित होती है। किसी वस्तु का भार एवं द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर हमेशा एक ही होगा और अस्थायी होती है। इसका आंसर का आप लोग जवाब दीजिएगा। 12 नंबर का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी। यानी किसी वस्तु का भार और द्रव्यमान होगा था प्रत्येक स्थान पर हमेशा एक ही और अस्थायी होती है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 है किसी बीकर में रखे हुए होगा था गर्म पानी को 70 डिग्री सेंटीग्रेड से 60 डिग्री से होगा था तक तापमान में कमी आने के लिए 8 मिनट का समय लगता है। बताइए कि यदि होगा था गर्म पानी को 80 सेंटीग्रेड से 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाता है तो समय लगेगा, कितना समय लगेगा। तो इसका आंसर मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, 8 मिनट से कम लगेगा, यानी आंसर हो जाएगा ए। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आता है कि 14 नंबर क्वेश्चन है कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस होगा था माप किस तापमान पर समान होती है। यानी फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों समान होती है किस डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 15 क्या है, तो यदि 15 क्या है तो ध्वनि उत्पादन एवं ध्वनि परिवर्तन क्या है, तो ध्वनि उत्पादन एवं ध्वनि परिवर्तन वाली सतह से दूरी कम से कम कितनी होगा था कि हम ध्वनि को होगा था प्रतिध्वनि शाफ्ट से सुनने के सक्षम होती है। यानी कहने का मतलब है कि ध्वनि का यानी साफ सुनने के लिए होगा था प्रतिध्वनि साफ सुनने पर कितना सक्षम होनी चाहिए, 10 मीटर, 17 मीटर, 34 मीटर, 100 मीटर। कौन हो जाएगा, 15 का आंसर हो जाएगा 17 मीटर। साफ ध्वनि सुनने के लिए परिवर्तन प्रतिध्वनि साफ होनी चाहिए 17 मीटर के बीच। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि 100 वाट 250 वोल्ट की क्षमता वाले बल्ब को कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। 250 एम्पियर का 250 एम्पियर का 2 पॉइंट हो गया था 50 एम्पियर हो गया था 0 पॉइंट हो गया था 4 एम्पियर हो गया था 100 एम्पियर हो गया। 16 का आंसर का जवाब दीजिएगा। 16 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, 16 का आंसर हो जाएगा सी। आगे देखिएगा 17 क्वेश्चन नंबर क्या है कि ध्वनि की गति होगा था सर्वाधिक होती है। कह रहा है कि ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है, किसमें होती है, तो वायु में, स्टील में होगा था निर्वात में और जल में। कौन सा होगा इसका आंसर जवाब दीजिएगा। 17 का आंसर का जवाब आप लोग दीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा 17 का। आगे देखिएगा 17 का आंसर हो जाएगा बी, होगा था स्टील। यानी ध्वनि की गति सर्वाधिक होगी किसमें, स्टील में होगी। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, होगा था विलय को विलयन से पृथक किया जा सकता है। यानी होगा था विलय को विलयन से पृथक किया जा सकता है, होगा था निस्पंदन के द्वारा, वाष्पीकरण के द्वारा, निस्तारण के द्वारा और अपसात के द्वारा। 18 का आंसर का जवाब दीजिएगा। 18 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। सोडियम को मिट्टी के तेल में, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। अपने मौलिक यानी ए में है अपने मौलिक होगा था स्वरूप को बनाए रखने के लिए, होगा था हवा में उसका ऑक्सीजन होगा था ऑक्सीकरण होने लगता है, होगा था हवा में वाष्पीकरण होने लगता है, हवा में यह जलना आरंभ कर देता है। यानी सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है, तो 19 का आंसर का जवाब दीजिएगा। 19 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी। यानी हवा में होगा था इसका ऑक्सीकरण होने लगता है, इसलिए सोडियम को मिट्टी के तेल में होगा था रखा जाता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 20 में है कि चेचक के टीके का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। चेचक के टीके का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, प्रिस्टले के द्वारा, रफ बेटलिन के द्वारा, एडवर्ड जेनर के द्वारा, लॉयड के द्वारा, किसके द्वारा किया गया था। तो 20 का आंसर आप लोग दीजिएगा, एडवर्ड जेनर हो जाएगा। चेचक के टीका खोज कौन किया था, एडवर्ड जेनर हो गया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि शरीर में ऑक्सीजन की होगा था पूर्ति कौन करता है। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति
पूर्ति कौन करता है? आंसर का जवाब दीजिएगा आप लोग, क्वेश्चन का जवाब 21 का दीजिएगा। आरबीसी हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी प्लाज्मा और होगा था बल्क प्लेटलेट सेल हो गया था। इसका आंसर का जवाब दीजिएगा, 21 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी आरबीसी। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में हृदय एक बार में धड़कने के लिए कितना समय लगता है? कितना समय पूछ रहा है इसमें, है ना, कितना बार नहीं धड़कता वो नहीं पूछा जा रहा है, इसमें समय पूछा जा रहा। क्वेश्चन नंबर 22 का जवाब दीजिएगा। 1 मिनट, 1.5 सेकंड, 0.8 सेकंड, यानी 1 सेकंड कितना लगेगा? तो 22 का आंसर का जवाब दीजिएगा। 22 का आंसर हो जाएगा 0.8 सेकंड इसका समय लगेगा हृदय के धड़कन के लिए। आंत ज्वार किसके कारण, यानी क्वेश्चन नंबर 23 हो गया था। आंत ज्वार किसके कारण होती है? विषाणु के कारण, जीवाणु के कारण, कवक के कारण, प्रतिपूजक एलर्जी के कारण, किसके द्वारा होती है? तो क्वेश्चन 23 का जवाब दीजिएगा, यानी बी हो जाएगा। 23 का जवाब हो जाएगा बी, जीवाणु के कारण। ऐसे आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24, ऐसे युगल जिनका रुधिर वर्ग ए है और बी है, बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी रुधिर वर्ग पाया जाता है? कह रहा है कि ऐसे युगल जिनका रुधिर वर्ग ए है और बी, तो बच्चों में निम्नलिखित में से कौन सी रुधिर वर्ग पाया जाता है? केवल ए बी हो गया था, ए बी और ए बी और ओ हो गया था केवल ए बी। 24 का आंसर का जवाब दीजिएगा। 24 का आंसर का जवाब हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कहने का मतलब है ए बी और ए बी ओ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? हैजा हो गया, क्षय रोग हो गया, डिप्थीरिया हो गया, धनुष्तम यानी टेटनस हो जाएगा। कौन हो जाएगा? 25 का आंसर का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन का 25 का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा 25 का हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी कौन हो जाएगा? टेटनस हो जाएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? शुष्क सेल में एनोड में क्या होता है? शुष्क सेल में एनोड में क्या होता है? तांबा होता है, जस्ता होता है, कैडमियम होता है, यानी ग्रेफाइट होता है। इसका आंसर का जवाब दीजिएगा। 26 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, जस्ता हो जाएगा। कौन से हो गया? जस्ता हो गया था। आगे क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। हो गया था किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है? हो गया था थ्रोम्बोसिस हो गया था, हीमोफीलिया हो गया था, निमोनिया हो गया, इनमें से कोई नहीं। कौन हो जाएगा? इसका 27 का आंसर, 27 का क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। आंसर बताइए 27 का कौन हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक कैसी रोग है? तो अनुवांशिक रोग है। कैसी रोग है? तो अनुवांशिक रोग है, यानी कहने का मतलब है कि इसमें रक्त का थक्का नहीं बनने देता है हीमोफीलिया रोग में। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से विटामिन B1 कौन सा है? रेटिनॉल, थायमीन, रिबोफ्लेविन और स्कॉर्बिक एसिड। कौन हो जाएगा? 28 का क्वेश्चन का 28 का आंसर बताइएगा। विटामिन बी का रासायनिक नाम ही पूछ रहा है, एक तरफ से बतलाया जाए तो होगा तब विटामिन B1 का रासायनिक नाम बतलाइएगा। 28 का आंसर हो जाएगा थायमीन। ए का रेटिनॉल बोलते हैं, B1 को थायमीन बोलते हैं। बी टोको हो गया था, ए को रेटिनॉल, B1 को थायमीन हो गया था। आगे देखिएगा कह रहा निम्नलिखित में से हो गया था, कह रहा निम्नलिखित ग्रहों को उनके उपग्रहों की संख्या के आरोही क्रम में सही लगाइए, है ना। बृहस्पति हो गया था, अरुण हो गया, वरुण हो गया, बृहस्पति हो गया, शनि हो गया और हो गया था मंगल हो गया। सही क्रम में लगाइए। चलिए इसका आंसर मैं डायरेक्ट बतला देता हूँ, देख लीजिएगा आप लोग वीडियो को रोक करके। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें, यानी डी हो जाएगा आंसर। यानी कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा पहला 3 कहाँ है? तो शनि। दूसरा कौन है? दूसरा है बृहस्पति। उसके बाद हो गया 1 में हो गया था वरुण और 4 में हो जाएगा मंगल। चलिए देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 30 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि पृथ्वी का होगा तो विश्वतीय व्यास, पृथ्वी का विश्वतीय व्यास लगभग कितना है? तो 12,700 किलोमीटर, 12,750 किलोमीटर, 12,650 किलोमीटर, 12,600 किलोमीटर, यानी पृथ्वी का विश्वतीय व्यास लगभग कितना है? 30 का क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का जवाब आप लोग दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा जवाब, यानी बी हो जाएगा। 12,750 किलोमीटर पृथ्वी का विश्वतीय व्यास है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31, पृथ्वी पर 2 स्थानों के, कह रहा पृथ्वी के 2 स्थानों के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है, उनके स्थानीय होगा था समय में कितना अंतर होती है? होगा था कोई अंतर नहीं होती है, 1 घंटा का, 2 घंटा का, 15 घंटा का, यानी 31 का आप लोग जवाब दीजिएगा। 31 का हो जाएगा बी। कितना का अंतर हो जाएगा? तो यानी 1 घंटे का। आगे क्वेश्चन नंबर 32 हम लोग देख लेते हैं।
यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा क्योंकि आने वाली जो प्रतियोगिता परीक्षा होंगे, जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे आगामी आने वाली परीक्षा 1300 हो गया था लमसम में बहाली जो आने वाली है सात शिक्षा विकास पदाधिकारी के TRE 4 के जो बहाली आने वाली है और जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा होने वाली है सभी के लिए यह पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण होगी। आप लोग इस सेट को लगा लीजिएगा ताकि आपको किसी तरह से एग्जाम में दिक्कत और परेशानी ना हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 हम लोग देख लेते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? कह रहा है वृत्ताकार आकृति वाला होगा था USSR द्वारा सर्वप्रथम छोड़ा गया होगा था भू उपग्रह कौन सा था? स्पुतनिक हो गया था, रोहिणी हो गया, पोलो हो गया और डिम हो गया था SLB। कौन सा हो जाएगा तो बतलाइएगा। तो इसका आंसर जवाब दीजिएगा। होगा था 32 का आंसर हो जाएगा स्पुतनिक। क्या हो जाएगा? स्पुतनिक यानी USSR है ना, रूस के द्वारा सर्वप्रथम छोड़ा गया भू उपग्रह कौन सा था? तो स्पुतनिक था। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि उपग्रहों की कक्षीय अवधि समानुपातिक होती है। होगा था R होगा था R 3/2 हो गया था, 2 हो गया था, R हो गया था, होगा था √R हो गया था। इसका आंसर आप लोग जवाब दीजिएगा। 33 का आंसर बतलाइएगा। 33 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? 33 का आंसर ए हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है कि ग्लेशियर में बर्फ हमेशा निम्न में से कहाँ से पिघलती है? कह रहा है ग्लेशियर में बर्फ हमेशा निम्न में से कहाँ से पिघलती है? होगा था सतह, होगा था ऊपरी सतह से, होगा था सबसे निचली सतह से, आगे देखिएगा होगा था बदलती रहती है, होगा था मध्य की तरह से। कहाँ से पिघलती है? तो आप लोग बतलाइएगा। 34 का बी हो जाएगा आंसर। 34 का क्या हो जाएगा? यानी सबसे निचले स्तर से पिघलती है। ग्लेशियर का जो बर्फ है सबसे निचले स्तर से पिघलती है। आगे देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 35 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 35 देख लीजिएगा। होगा था 20 ग्राम के द्रव्यमान को होगा था जलीय जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर होगा था पकड़े रखा किया जा गया कार को क्या कहा जाता है? यानी क्वेश्चन नंबर 35 का आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बतला देता हूँ। होगा था 20 जूल। आगे देखिएगा क्या कह रहा है, देख लीजिएगा। इसको आप लोग बना करके देख लीजिएगा। आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में, है ना। इसको देख लीजिएगा। इसका आंसर मैं बतला देता हूँ डायरेक्ट। 36 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? 36 का आंसर हो जाएगा सी। ए मीटर और वोल्ट मीटर, है ना। आगे देखिएगा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है? तो लाई डिटेक्टर, है ना, लाई डिटेक्टर हो गया था यंत्र सूचना मिलती है शारीरिक तापमान के परिवर्तन शरीर में होगा था छिपाए गए सोने होगा था शरीर में छिपाने होगा था मादक पदार्थों का शरीर में होगा था नाड़ी या श्वसन की गति को होगा था हो रहे परिवर्तनों की होगा था लाई होगा था क्या है? तो लाई डिटेक्टर, है ना। लाई डिटेक्टर से पता किसको द्वारा लगाया जाता है? तो बतलाइएगा। यानी डी हो जाएगा। 37 का आंसर हो जाएगा डी। शरीर के नाड़ी या श्वसन की गति में हो रहे परिवर्तन को होगा था लाई डिटेक्टर यंत्र सूचना देती है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है कि किसी अक्रिय गैस के ब्राह्मक कोश, है ना, किसी अक्रिय गैस के बृहत्तम कोश होगा में इलेक्ट्रॉनिक की संख्या कितनी होती है? इसका 38 का जवाब दीजिएगा। 38 का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। 38 का सी हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा? 8। 39 क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए अनिवार्य कच्ची सामग्री कौन सी है? आगे देख लीजिएगा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए अनिवार्य कच्ची सामग्री कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल एवं सूर्य हो गया था, क्लोरोफिल हो गया, उपयुक्त इनमें से सभी। कौन सा हो जाएगा? 39 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? 39 का आंसर डी। कौन कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है, जल एवं सूर्य के प्रकाश भी जरूरी है, क्लोरोफिल भी जरूरी है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ये तीनों अनिवार्य माना जाता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है कि मायोसिन होगा था प्रोटीन में पाई जाती है, होगा था बाल में पाई जाती है, दूध में पाई जाती है, होगा था पेशी में पाई जाती है, मक्का में पाई जाती है। यानी मायोसिन किस में पाया जाता है? तो आप लोग बतलाइएगा। 40 का आंसर बतलाइएगा। पेशी में। किस में पाया जाता है? तो पेशी में। आगे देख लीजिए न्यूमेरिकल है 100 वाट होगा था। यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रति घंटा जलाया जाता, प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा का खपत कितनी होगी? यानी 41 का आंसर आप लोग दीजिएगा। 41 का आंसर दीजिएगा। 41 का आंसर हो जाएगा 1 यूनिट। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 42 का कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा। परमाणु के सिद्धांत का जन्मदाता किसे कहा जाता है? परमाणु के सिद्धांत का जन्मदाता किसे कहा जाता है? रदरफोर्ड, डाल्टन, चैडविक और बोर। क्या किसके कहा जाता है? 42 का आंसर आप लोग दीजिएगा। 42 का आंसर हो जाएगा बी, डाल्टन। कौन हो जाएगा? डाल्टन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है कि
कितनी ऊंचाई पर वायुमंडल में 1 डिग्री तापमान घट जाता है। कहने का मतलब है, क्वेश्चन कह रहा है कि कितनी ऊंचाई पर वायुमंडल में 1 डिग्री तापमान घट जाती है। होगा था 43 का, आप लोग जवाब दीजिएगा। 43 का हो जाएगा 165 मीटर आपका तापमान घट जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है किसी श्रेणी के यौगिक के 2 क्रमागत होगा था सदस्यों के बीच होगा था H2 बॉन्ड होगा था बॉन्ड के अंतर रहने पर श्रेणी को क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं, समजातीय यंत्र कहते हैं, अभिक्रियाशील मूलक कहते हैं और हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो 44 का आप लोग जवाब दीजिएगा। 44 का जवाब हो जाएगा बी, है ना, समजातीय श्रेणी कहा जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है। कोलाइड का उदाहरण माना जाता है ना। कोलाइड का उदाहरण माना जाता है, किसको माना जाता है? तो धुआं को, पीतल को, चीनी का बर्तन को, गोंद को, किसको माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 45 का आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 को होगा था जवाब हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? सॉरी, ए हो जाएगा। क्वेश्चन होगा था 45 का आंसर हो जाएगा ए, जिसको धुआं बोलते हैं। कोलाइड का उदाहरण माना जाता है धुआं। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 46 का कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 46, गैस से भरे एक जार में होगा था गुलाब का रंगीन फूल गिरने पर होगा था रंगीन हो जाता है। जो होगा था जार में होगा था कौन सी गैस है? अमोनिया गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, क्लोरीन गैस, कौन सी गैस हो जाएगा? यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे समझिएगा। कह रहा है कि गैस होगा था से भरे एक जार में गुलाब का रंगीन फूल गिरने पर रंगहीन हो जाती है, मतलब डिस्कलर हो जाती है। तो जार को कौन सी गैस होती है? अमोनिया गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, क्लोरीन गैस, कौन सी गैस हो जाएगा? 46 का आंसर हो जाएगा क्लोरीन गैस। क्या हो जाएगा? क्लोरीन गैस। आगे क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 के सामान्य स्वस्थ मनुष्य के लिए रक्तचाप होगा था ब्लड प्रेशर होता है। यानी सामान्य मनुष्य में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि सामान्य मनुष्य में होगा था रक्तदाब ब्लड प्रेशर होता है 120/60 होता है, 120/80 होता है, 80/120 होता है, 60/120 होती है। 47 का आंसर का जवाब दीजिएगा। कितना होती है? तो 120/80 होती है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है? पायरोमीटर है होगा था कौन सा? तो बताइएगा। पायरोमीटर है, क्या है पायरोमीटर? सौर विकिरण को मापने वाले यंत्र को, प्रकाश की तीव्रता मापने वाले यंत्र को, ऊष्मा की मात्रा को मापने वाले यंत्र को, वर्षा को मापने वाले यंत्र को, यानी पायरोमीटर क्या काम आता है? तो 48 का आंसर हो जाएगा सौर विकिरण को होगा था मापने के लिए पायरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है कि आइंस्टीन का समीकरण E = mc² में c का तात्पर्य क्या है? ध्वनि की गति, प्रकाश की गति होगा था अपरिवर्तित तत्व, प्रकाश की तरंग की लंबाई। 49 का आंसर अब बतलाइएगा। 49 का आंसर हो जाएगा प्रकाश की गति। यानी कहने का मतलब आइंस्टीन ने समीकरण E = mc², क्वेश्चन आता है कि E = mc² का प्रतिपादन कौन किया था? तो आइंस्टीन ने किया था। उसमें से c का मतलब क्या होता है? तो c का मतलब हो जाएगा प्रकाश की गति, बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, यानी इस सेट का लास्ट क्वेश्चन नंबर 50 है। हम लोग 50 पूरा कंप्लीट आज कर लेंगे। गर्म पानी में जिसमें अधिक मात्रा में नमक मिलाए तो उसमें से पीड़ित पावन को सूजन कम हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? तो ऑस्मोसिस कहते हैं, प्लाज्मोसिस कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं। क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 50 का जवाब दीजिएगा। ए हो जाएगा। 50 का आंसर हो जाएगा ऑस्मोसिस कहा जाता है। आप देखिए हम लोग आज 50 क्वेश्चन इसी तरह से सेट के द्वारा लगाएंगे। आपको मैं डेली आपको सामान्य विज्ञान का आपको वीडियो मैं दूंगा। आप हमारे चैनल पे जुड़े रहें ताकि आपको वीडियो प्राप्त हो सके। जैसे ये पूछा हुआ क्वेश्चन मैं आप लोगों को डेली लाऊंगा। सेट अभ्यास आज हम लोग कंप्लीट कर लिए जिसमें 50 क्वेश्चन था। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। इसके लिए आपका धन्यवाद।